बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि इस वक्त रियासत चूँकि ये फैसला कर चुकी है कि हर सूरत इमरान खान को रास्ते से हटाना है और फिर ये निज़ाम भी लरज़ रहा है, ये तख्त भी हिल रहा है क्योंकि 76 साल जो बादशाहत है वह इस खतरे में है, जिसको बचाने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। कभी खुद को रेस्क्यू किया जाता है तो कभी हुकूमत को शेल्टर दिया जाता है, लेकिन इस सब के अंदर अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान अपने कत्ल का इल्ज़ाम 3 अहम तरीन शख्सियात पर बार बार लगा रहे थे। तो आज एक बार फिर से इमरान खान जो हैं वो जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर फट पड़े हैं और फिर उन्होंने कुछ अहम तरीन कुछ बहुत बड़े इल्ज़ाम दोबारा से आयद कर दिए हैं। ये मामला क्या है कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल से पहली बार खुलकर बोले हैं और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब ने फिर उड़ा कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है इमरान खान के हवाले से, वो अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का मकरू खेल पकड़ा गया है। वो अब मखसूस नशिस्तों को लेकर कौन सी बड़ी चाल चलने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने ब्रेक करूंगा। और अमेरिका पाकिस्तान की डील के हवाले से खबर है कि एक बहुत खौफनाक तरीन डील हुई है। ये डील किसने की है और अमेरिका पाकिस्तान को कितने डॉलर्स देने जा रहा है, उस डॉलर्स के इवज़ पाकिस्तान क्या करेगा, या अहम तरीन तफसीलात आपके सामने वहाँ हक़ाइक़ और वहाँ सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो अहम खबर कि ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाए और उनको गद्दारी के ज़ुमरे में डालकर जो है फांसी पर लटका दिया जाए। आर्टिकल 6 का मतलब डायरेक्ट फांसी है। और दूसरी, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। रियासत चूंकि ये फैसला कर चुकी है। अब आपने देखा कि रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर साथ 12 मुलाजमीन जो बेचारे तनख्वाह पर काम कर रहे थे उनको भी वहां से उठा कर ले गए। तो आज खबर है अता तारर साहब ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हदायत जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रही थी और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थी। एक बयान में उन्होंने कहा कि रऊफ हसन जो हैं वो पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम है, जहां वो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। बाज़ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से रियासत मुखालिफ प्रोपागेंडा किया जा रहा था। ये जनाब एक तारड़ साहब ने अपनी रुदाद पेश की है और इसकी बुनियाद पर पीटीआई को बैन किया जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने ये हुकूमत को मशवरा दिया, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को कहा गया कि अगर आप पीटीआई को जो है वो बैन करने की जो है वो उसमें हिमायत करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑफर दी गई, तो हम आपको वफाक में हुकूमत दे देंगे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही थी कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही उनको जनाब ये ग्रीन सिग्नल मिलता है क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म लगा दिया जाए, वो उनको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अब ये खबर है कि वफाकी काबीना का आज अहम तरीन इजलास है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, वो इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मामले पर गौर करेंगे। उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस पर जो है वो आज मंजूरी नहीं ली जाएगी, बल्कि गौर किया जाएगा कि क्या ये सब कुछ किया जाए या फिर ना किया जाए। अब ये सारी सूरत हाल तो मैंने आपके सामने 1 बाय 1 रख दी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी खौफनाक तरीन डील इस वक्त तय हो चुकी है। और ये डील क्या है, आपके सामने मैं रख देता हूं। इमरान खान साहब को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत सदर जो बाइडन ने दायरा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को एक साइफर भेजा। और वो साइफर क्यों भेजा गया, क्योंकि इमरान खान रशिया चाइना को साथ मिलाकर अपने रीजनल प्लेयर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। जब अफगानिस्तान तालिबान ने काबुल को फतह किया, इमरान खान ने कहा कि तालिबान ने जो है वो ये खौफ के बुत तोड़ दिए। वो बार बात कर रहे थे कि वो रीजनल प्लेयर्स को मजबूत करेंगे, चाइना और रशिया के साथ अपने पैसों में ट्रेड करेंगे, डॉलर्स की कमर जो है वो तोड़ी जाएगी। लेकिन इमरान खान का तख्ता उल्टा गया। क्यों उल्टा गया, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान चाइना और रशिया के करीब हो रहा था।
اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان چائنا سے بھی دور ہٹ جائے, رشیا سے بھی دور ہٹ جائے اور وہ ہماری گود میں آ کر بیٹھ جائے. یہ بیسیکلی ان کا ایک پلان تھا, کیونکہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, اس کو اس کی سزا مل رہی ہے. تو پھر ہمارے ایک طاقتور شخصیت پاکستان کی جو سب سے بڑی طاقتور ہے, جو اس ملک میں حکومتیں بناتی اور گراتی بھی ہے, اور وہی طاقتور شخصیت عمران خان کے خلاف اس حد تک جا چکی ہے کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جب امریکہ کے وزٹ پر گئی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ ریجنل پلیئرز کے اوپر یقین نہیں رکھتے, بلکہ ہم آپ کی گود میں جا کر بیٹھیں گے, امریکہ کی گود میں بیٹھیں گے. انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ اس کی یقین دہانی کروا دی. اب خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ ڈو کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی اہم جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. یہ وہ ڈونلڈ ڈو ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے پر دھمکیاں لگائی تھیں کہ آپ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرا دیں. تو لہٰذا اب جناب خبر جو میرے پاس اس وقت موجود ہے کہ چین پر انحصار کم کرنے کے لیے, یعنی کہ چائنا پر اپنا انحصار پاکستان کم کر لے, تو پاکستان جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو $10 کروڑ سے زائد کی امداد فراہم کرنے کی درخواست کی ہے. ڈونلڈ ڈو کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا سے پاکستان اپنا انحصار کم کر لے گا تو میں نے صدر جو بائیڈن سے یہ درخواست کیا کہ آپ پاکستان کو $10 کروڑ جو ہیں اس کی امداد کریں. اور یہ آپریشن عزم استحکام کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں اس کو شروع کیا جا رہا ہے, یہ اہم ترین سوال ہے کہ وار آن ٹیرر کے نام پر دوبارہ سے پاکستان میں ڈالرز آئیں, اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرا جائے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ڈو وہی ہیں جنہوں نے جناب پاکستان میں امریکہ ایک حکومت کا تختہ الٹا تھا, دھمکیاں دی تھیں, اور وہ سائفر کس کو گیا تھا, اور وہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو دیا تھا, کیونکہ وزارت خارجہ سے بھی وہ سائفر جو ہے وہ جناب چھپایا گیا تھا. تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سارے سینیریو میں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے دور ہٹ کر ایک بار پھر سے امریکہ کی گود میں جاتا ہوا ہمیں جناب دکھائی دے رہا ہے. اب بات چیت دوسری جانب کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہیں وہ جناب گندا کھیل کھیل رہے ہیں, مکروہ ترین کھیل ہے. اور آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں دلوانے کے لیے وہ اس کیس میں سب سے بڑے بینیفیشری تھے کہ پی ٹی اے کو یہ مخصوص نشستیں نہ ملیں, حکومت کو مل جائیں, کیونکہ حکومت جو ہے اس کے پاس 2/3 آ جائے گی. حکومت آلریڈی یہ اعلان کر چکی تھی کہ ہم جو ہے وہ قاضی فائد عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دیں گے. اب میرے پاس کیا خبر ہے جناب؟ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پاس ایک بہت بڑا کیس پڑا ہوا ہے. اب وہ کیس کون سا ہے کہ اگر چیف جسٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کا اختیار دے دیتے ہیں کہ جائیں آپ ان حلقوں میں ریکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, تو وہ 6-7 سیٹیں حکومت کے پاس چلی جائیں گی, اور وہ 6-7 سیٹیں جب حکومت کے پاس جاتی ہیں تو حکومت کے پاس 2/3 آ جائے گی, اور وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. اور پھر اسد کیسر, جنید اکبر, پی ٹی اے کے جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے لوگوں کو اربوں روپے کی جو ہے وہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ ہم جو آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں آپ اس کو جا کر ووٹ ڈالیں, قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے اوپر ووٹ ڈالیں, مجھے ووٹ ڈالیں, یعنی کہ طاقتور شخصیت جو ایکسٹینشن لینا چاہتی ہے, ہم آپ کو اربوں روپے کی آفر کرتے ہیں. اگر وہ آفر نہیں مان رہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو مار کر, پیٹ کر, اٹھا کر, گوا کر کے, تشدد کر کے آپ سے پھر ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کروائیں گے. یہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 4-5 ایم این ایس پاکستان تحریک انصاف کے ملک سے باہر تھے, 2-3 واپس آ چکے ہیں. ان میں سے ایک ایم این اے ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے جو آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اٹھایا جائے گا, مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ان پر تشدد کیا جائے گا, ان کو دھمکیاں دی جائیں گی. اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے راضی کیا جائے گا. یہ اس وقت جو ہے وہ مین پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جو ایک اور خبر ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں, تو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ریویو میں 3 ججز جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس محمد علی مسر اور جسٹس عرفان سعادت جو ہے ان کو فکس کرنے پر غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہم جناب مینیج کر لیں, وہ اور اکثریتی فیصلے سے وہ اختلاف کر دیں, اس کی مخالفت کر دیں, اور یوں پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں ہم چھین لیں. یہ ریویو پٹیشن میں جا کر ان 3 ججز کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, جو ذرائع اس وقت جو ہے وہ ہمیں کنفرم کر رہے ہیں. آج ایک بار پھر سے عمران خان صاحب نے جناب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ڈی جی سے آیا سائن, اس پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے قتل کا الزام لگایا تھا, پھر ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی تھی, ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. حالانکہ پنجاب میں عمران خان کی اس وقت حکومت تھی, چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے. تو ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ڈی جی سی صاحب کے اوپر جو ہے پھٹ پڑے.
खान साहब ने कुछ अहम बातें की है अडयाला जेल में बैठकर, वो आपके सामने मैं रिपोर्ट कर देता हूं। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे दिया, और पाकिस्तान में जिस साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ उसी के सीक्रेट सर्विस ने उसी वज़ीर आज़म को कैद कर दिया। ये पाकिस्तान का जो है वो कानून, यानी कि अमेरिका का सीक्रेट सर्विस चेयरपर्सन जो है वो मुस्ताफ़ी हो रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डीजीसी इसमें शामिल थे मेरे कत्ल में, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, इन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जनाब अभी तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, और 2 चर्ची भंगियों को उठाकर जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया कि ये इमरान खान के कातिल हैं, और फिर उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया कि आप इसको पढ़े कि इमरान खान ने तो इन्हें मजहब किया, तो उन्हें रसालत की है, तो उसकी बुनियाद पर मैंने इमरान खान के ऊपर जो है गोलियां चला दी हैं। तो ये एक पूरा स्क्रिप्ट था, और फिर इमरान खान कहते हैं कि गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 से मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की एफआईआर काटने से भी इनकार किया गया। ये एक बार फिर से इमरान खान साहब किसको टॉन्ट कर रहे हैं? डीजीसी ISI मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर। ये एक जो है वो अहम तरीन खबर है। और फिर अडयाला जेल से खान साहब ने एक और अहम पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 9 मई को आवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हद तक अमेज अंदाज में अगवा किया गया वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज बड़े वो खुलकर बोले हैं, और उन्होंने कहा कि 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो अमेरिका से यकसर नाबल्द हैं कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं, वो जनाब किसको कह रहे हैं, वो डीजे ISPR को जो है उसका जवाब दे रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की 90% आबादी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% आवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशतगर्द कहकर कौम को मुतरफ़र किया जा रहा है। इन सबको अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाए तो फौज और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी, और ये नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग ये कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1971 में जो कुछ भी हुआ, 25 मार्च 1971 को जब ढाका के अंदर याह्या खान ने लोगों को बड़ी तादाद के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले थे। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी को दहशतगर्द कहा जाए तो उसके लिए मुल्क के लिए खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक बार फिर से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो है 1971 का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने आवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाई पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती, और गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। और जो मैंने उनके नाम से जो बयान दिया जा रहा था, जिसको बुनियाद बनाकर इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करना था, उनको नामालूम जगह पर मुंतकिल करना था, इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद कर दी है कि ये मेरे नाम से मंसूब करके मीडिया पर एक खास गिरोह जो है प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब ने खुद दिया। वो कैसे दिया? फैसल वाडा जो गैर सरकारी तर्जुमान है एस्टैब्लिशमेंट के GHQ के, वो जनाब उन्होंने कुछ आम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कैसे नहीं होगा कि 9 मई हुआ, उसके बाद जब जिसने धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी वो दूध के अंदर धुल गया, उससे जनाब रियासत ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन जो इमरान खान के साथ खड़ा रहा उसमें आपने देखा कि कैसे जुल्म और बर्बरीत की जो है वो इंतहा कर दी गई। तो 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसका वाज़ेह मतलब है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि जब तक इमरान खान जो है माफ़ी ना मांग लें तब तक जो है इमरान खान को हम जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। मखसूस नशीतों पर फैसले में तजाद और कन्फ्यूजन है। डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब से मखसूस नशीतों का फैसला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मई वाली इश्तिहाल अंगेजी फिर शुरू हो चुकी है, और जब आप इंतशार फैलाना शुरू कर देते हैं तब ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा कि इंतशारी सियासत खत्म करने के लिए उन्हें 10 कदम पीछे हटना होगा, और इमरान खान जो है उनकी तरफ से उनके करीबी साथी रहनुमाओं को ये जो हदायत आ रही थी उन्होंने वो जाकर शवाहिद दिए हैं। और ये उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद साहब जो DGI इमरान खान के करीबी साथी थे, उन्होंने भी 9 मई के जो है वो कुछ शवाहिद इमरान खान के हवाले से जनाब कुछ लोगों को दे दिए हैं। तो देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है। तो ये बेसिकली पैगाम है कि इमरान खान जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक इमरान खान जो है हम उसको वापस नहीं आने देंगे। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अहमद मीर साहब बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं ना इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा, इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगा, तो तारीख ये बताती है कि इमरान खान जेल से बाहर भी आएगा और दोबारा इक़्तिदार में वापस आएगा। तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपना नाज़मीन पाकिस्तान जिंदाबाद।